वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि पता होगा दोस्तों, हम आपको एनसीईआरटी का अभी साइंस का दोस्तों ये सीरीज चल रहा है। इसमें आपका क्लास 6 से लेकर क्लास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जितने भी एनसीईआरटी का साइंस में पॉइंट दिए गए हैं, मेन पॉइंट को हम क्वेश्चंस के रूप में लेकर आपको समझाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस सीरीज का आपका वीडियो नंबर 2 होने वाला है, यानी पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी दोस्तों हम लोग चैप्टर 3 तक क्लियर कर लिए थे। ठीक है, तो इसके बाद आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 10 तक देखेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है इसमें। के दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल होता है थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि देखिए लो लेवल क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। लो लेवल क्वेश्चन सब लोग जानते हैं, आप लोग इधर उधर से भी पढ़ लिए होंगे, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा रखे हैं हम, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हम बोले तो कोई भी अगर के आपका वनडे एग्जाम हो, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये एक मतलब एक क्वेश्चन के अगर के हम आपको कराएंगे तो समझिए कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो डिस्कशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो का सीरीज हो आपको पहले मिल पाए। अगर के एनसीईआरटी का क्लास 6 का साइंस पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपका चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को एक समूह में रखने का मतलब इसमें बताया गया है बच्चों लोग को। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल हम लेके चलते हैं आप लोगों को कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपयुक्त में से जल में विलय कौन सा है। हमको इसको पता लगाना है कौन सा चीज जल में विलय हो जाता है। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल या नींबू का रस। तो अगर कि आप लोग इसमें देखिएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया आपका, और सिरका हो गया, और नींबू का रस हो गया। ये तीनों ही जल में आपके विलय हो जाते हैं। जबकि अगर केरोसिन के तेल को अगर आप पानी में डालते हैं तो ये विलय नहीं होता है, यह उसके सतह पर आ जाता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील का प्लेट, तेल का कागज, गत्ते का डिब्बा या कांच, इनमें से कौन सा पदार्थ पारभासी है। तो इस सवाल को बताने से पहले दोस्तों, ट्रांसल्यूसेंट किसको बोलते हैं, पारभासी किसको बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा पदार्थ, ऐसा चीज जिससे प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित नहीं होता है। यानी कि पूरी तरह से परावर्तित नहीं होता है मतलब कुछ हिस्सा उसको परावर्तित होता है और कुछ हिस्सा परावर्तित नहीं होता है, उसको हम पारभासी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तेल लगा कागज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आप यहाँ पे दिया है केवल वो। और कागज, तेल लगा कागज में दोस्तों आप देखिएगा, या तो प्रकाश के टॉर्च का रोशनी से मारिएगा तो कुछ हिस्सा वो बाहर होगा और कुछ हिस्सा बाहर नहीं होगा। तो ये मेरा पारभासी के रूप में आ जाता है। ठीक है, और जो पारदर्शी होता है आप लोग सब जानते हैं, उससे प्रकाश पूरी तरह पार हो जाए, जैसे आईना हो गया, बाकी चीज। और अपारदर्शी उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर दोस्तों विचार कीजिए। क्या है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, हमारे चारों ओर वस्तुओं एक ही पदार्थ से बनी होती है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। देखिए यहाँ पर तो दिया गया है कि पदार्थों का निर्माण दोस्तों बहुत से वस्तुओं का निर्माण में किया जाता है, लेकिन बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से मिलकर बनी है, जो कि यह है गलत मतलब स्टेटमेंट दिया गया है। बहुत सारे चीज़ों मिलकर ही एक पदार्थ बनता है। और उसके बाद पहला जो ऑप्शन हमारा था कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है। तो वहाँ पर हमारा पूछ रहा था कौन सा सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, ऑप्शन 2 अब हमारा यहाँ पे सत्य नहीं है। तो यह मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं, क्लास 4 में वही आपका 2-3 सवाल, कितना सवाल था, यानी कि 3 सवाल था, जो कि आपका इम्पोर्टेंट था, समझने वाला सवाल था। बाकी सब नॉर्मल सवाल होते हैं, जो कि कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। 5 नंबर की तरफ में आएगा दोस्तों। अगले चैप्टर का नाम है हमारा पदार्थों का पृथक्करण। इससे देख लेते हैं क्या कुछ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनने वाले हैं। पृथक्करण के विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे पूछने वाला है। ऑप्शन ए अगर के देखिएगा तो किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, उसको निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा और चालन प्रक्रिया द्वारा हम अलग करते हैं। दो अमाप में अंतर मतलब दो कण, कोई एक छोटा है कोई एक बड़ा कण है, उसको निकालने की यहाँ पे बात हो रहा है। दूसरा है कि रेत और
जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक्करण कर लिया जाता है। ये जो उड़ेलना दोस्तों ये विधि बताया जा रहा है, ये अवसादन विधि नहीं होता है, ये होता है निस्तारण विधि। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा गलती चीज़ दिया गया है और वही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घुल जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ऐसे विलयन को दोस्तों हम संतृप्त विलयन बोलते हैं, यानी कि एक समय के बाद उसमें और ज़्यादा चीज़ वो विलयन नहीं हो, मतलब घुलेगा नहीं। ठीक, उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। यानी कि मान चलिए एक कोई गिलास है, उसमें कुछ पानी रखा गया है, उसमें हम नमक डालते हैं, नमक डालेंगे तो नमक वहाँ पे मेरा घुल जाएगा, लेकिन कितना नमक डालेंगे तो वो घुलेगा। तो एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे वो चीज़ घुलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो एक सीमा के बाद जब घुलना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयनता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? ये नॉर्मल चीज़ है, घर में आप लोग खाना पीना बनाते होंगे, तो मान चलिए एक पानी आप पॉट में डाले हुए हैं, अगर उसमें नमक या चीनी डालते हैं, तो अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो नॉर्मली वो उतना जल्दी घुलेगा नहीं, और जैसे उसका तापमान वृद्धि कीजिएगा, यानी कि उसको गैस चूल्हे पर चढ़ा दीजिएगा, तो वो ज़्यादा ही तेज़ी से पिघलने लगता है। तो वही कह रहा है कि तापमान के अगर के यहाँ पे गर्म करने पर उसकी विलेयता क्या होगी, तो ऑब्वियसली उसकी विलेयता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक, अगला चैप्टर है आपका, जैसे ही क्लास 6 में आइएगा चैप्टर नंबर 6, तो हमारे चारों ओर के परिवर्तन आपका चैप्टर के नाम है। इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन सकते हैं और समझते चलेंगे। आप लोग हमारे बातों पर ज़्यादा करके ध्यान दिया कीजिए। ये सवाल हो सकता है ये सवाल नहीं पूछे, लेकिन जो हम बोल जाएँ वो सवाल हो सकता है आपका परीक्षा में आ जाए। अगला पॉइंट है कि औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे ही आपको पता होगा, लोहा का जो भी चीज़ है दोस्तों, लोहा को क्या होता है, लोहा को गर्म करने पर वो मतलब फैलता है, वो बड़ा होता है। तो जो ये वलय के अंदर लकड़ी डालने की बात कर रहा है, तो अगर के जब वो गर्म करेगा दोस्तों, जो इसका होल्स होगा, गर्म करने पर ये होल्स बढ़ेगा, और जैसे ही इसमें लकड़ी को अटैच करेंगे हम, तो लकड़ी उसमें डालने के बाद जैसे ही वो चीज़ ठंडा होगा, उसको स्टक कर लेगा, जाम कर लेगा, ताकि वो मतलब वो बाहर नहीं निकले। तो यहाँ पे उसका आकार बड़ा हो जाता है। यही हमारा यहाँ पूछ रहा है, उसमें क्या परिवर्तन होता है जो लोहे का जो छिद्र होता है उसको गर्म करने पर। ठीक है, अगला सवाल की तरफ है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना। ठीक, अगला है कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। निम्नलिखित में से उत्क्रमित यानी रिवर्स किसे किया जा सकता है? रिवर्स मतलब जो मतलब दूसरका परिवर्तन है, उसको फिर से प्रारंभिक रूप में किसको किसको लाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, नमक का पानी का घुलना। तो अगर नमक में पानी घुल जाता है दोस्तों, तो उसको वाष्पित करके फिर से हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और जो कुम्हार के द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन बदल सकते हैं, तो उसको फिर से उस पर पानी अगर डाल दिए जाएंगे तो फिर से वो मिट्टी हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन 3 और 4 बोल रहा है, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में होगा, तो ये आपका राइट होगा। ठीक, आशा करता हूं आपको पसंद आया। अगला के सवाल चलेंगे, तो अगला सवाल नहीं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 आता है आपका। इसका जो नाम है पौधों को जानिए। यहाँ पे आपके प्लांट्स के बारे में कुछ बताया गया है बच्चों को। इसीलिए देखिए, ये चैप्टर में इसलिए 2 और 3 सवाल बन रहे हैं क्योंकि ये छोटा क्लास का है दोस्तों, 6 क्लास का है। तो 6 क्लास में अमूमन चीज़ समझने वाला है कि श्वसन क्या होता है, चलन क्या होता है, पौधे सांस कैसे लेते हैं। तो ये चीज़ आपके परीक्षा के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए एक क्वेश्चन लेने के बाद उसको अच्छे से हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो पाए। ठीक, अगला है यहाँ पे मतलब सवाल है पहला कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको बोल रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, मूलांकुर। तो आपका जो मतलब सम्मिलित नहीं है वो है आपका यहाँ पे मूलांकुर, और केवल 5 यहाँ पे राइट आंसर होगा। बीज के जमते समय दोस्तों जो मतलब उसके जो अंकुरी होता है उसको मूलांकुर हम बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो मूलांकुर शब्द है ये आपका बीज से संबंधित है, न कि आपका यहाँ पे पुष्प से संबंधित है। ठीक, बाकी जो चारों चीज दिया गया है वो आपका पुष्प से संबंधित है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
हैं। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 2 कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग सवाल ध्यान से देखा कीजिएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक? सवाल है आपका कि पत्ती के सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी तथा समानांतर हो सकता है। अगला है कि पत्ती के पर्णवृत्त और फलक होते हैं। फिर उसके बाद है ये दोनों चीज़ आपको सही दिए गए हैं। अभी थोड़ा-सा हम बताएँगे कि क्या चीज़ होता है ये सब अच्छे से, पहले ऑप्शन देख लीजिए। पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है। बिल्कुल ये गलत चीज़ दिया गया है और वही पूछ रहा है आपका कौन-सा गलत है। पत्तियाँ वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। बिल्कुल नहीं। आपको पता होगा दोस्तों जो जलवाष्प है, पौधे जलवाष्प को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर यानी कि एनवायरनमेंट में छोड़ती हैं। वो जलवाष्प अपने अंदर नहीं लेती है, वो अपने अंदर से बाहर में छोड़ती हैं। ठीक है? तो ये तो आपका यहाँ पे सही नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पे प्रक्रिया आपका ये गलत दिया गया है, यानी कि आपका ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे सही होगा। यानी कि पूछ रहा है हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही नहीं होगा। यानी कि जो जलवाष्प होता है पौधे अपने अंदर से बाहर भेजती है, जबकि ऑप्शन में दिया गया है कि वो यूज करती हैं। बिल्कुल ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तने दो तरफा मार्ग पर कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया क्या है? तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों का पौधे से अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो ये दोनों बातें सही हैं दोस्तों कि जो तना होता है जल और खनिज को नलिकाओं के द्वारा उसमें जो बने होते हैं छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, नलियाँ होती हैं, उसके द्वारा वो उसको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ है, सही है। और जो नेक्स्ट दिया गया स्टेटमेंट ये भी सही है। तो पूछ रहा है कि सही कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे बात करना है जड़ों के बारे में कुछ बात दिया गया है कि जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी से में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आपका सही कथन पूछ रहा है। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि जो जड़ होते हैं आसपास के मिट्टी को अपने मिट्टी को जमाए रखते हैं तथा जो भी उसमें से खनिज है मिट्टी से अपने ऊपर लेती है। अगला है कि जालिका रूपी सिरा विन्यास मुक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास मुक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत स्टेटमेंट दिया है। तो बिल्कुल और बिल्कुल केवल एक सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट होगा। तो ये इसको हम थोड़ा-सा ब्रीफ में बताना चाहें कि जालिका रूपी दोस्तों सिरा विन्यास मुक्त पत्तियों वाले की जड़ें उसको बोलते हैं मूसला जड़ें बोलते हैं, न कि रेशेदार जड़ें बोलते हैं। जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें को दोस्तों रेशादार जड़ें बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ पे आपका मूसला जड़ें होगा, ठीक? और ये जो जड़ें होगा ये आपका रेशेदार जड़ें होगा। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला यहाँ पे सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल देखने को मिलेगा आपको, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक जड़ नहीं है? तो यहाँ पे जैसे कि देखिएगा ऑप्शन गाजर, मूली, आलू और शलजम। तो इसमें से जड़ जो नहीं है वो है मेरा आलू। आलू तना के रूप में आता है, न कि जड़ के रूप में आता है। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि आवश्यक नहीं है, नहीं बल्कि आवश्यक है बोल रहा है, यहाँ पे क्रिया के लिए आवश्यक है। तो जैसे ही ऑप्शन देखिएगा, क्लोरोफिल बिल्कुल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आवश्यक है, जल बिल्कुल आवश्यक है, प्रकाश बिल्कुल आवश्यक है। तो इसमें आवश्यक क्या नहीं है? तो वो है आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन को पौधे बाहर निकालते हैं, जो कि मनुष्य अपने सांस लेने के चीज़ में यूज करते हैं। यानी कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट के बाद मेरा यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है। इसमें शरीर के गति के बारे में दिया गया है, कौन सा ज्वाइंट कैसे पाया जाता है उसके बारे में हम बातें करेंगे।
यहाँ पे सूची दिया गया है और उसको सूची 2 में मिलान करना है। पहला है धुराग्र संधि जिसको पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। जो पाइवोटल जॉइंट पाया जाता है दोस्तों, यानी कि वो गर्दन और सिर के जोड़े को इसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। अगला है फिक्स्ड जॉइंट, माने ऐसा जॉइंट जो मतलब ज़्यादा मूव ना करें, बिल्कुल भी मूव ना करें, उसको फिक्स्ड जॉइंट हम बोलते हैं। यानी कि गति न करने वाले संधि को इसको हम बोलेंगे कि फिक्स्ड जॉइंट है। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं तो कंदुक खलिका जॉइंट किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं जो मतलब ऐसा जॉइंट जो चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में घूम जाए। यानी कि और के बॉल सॉकेट को अच्छे से समझना है ना, तब जैसे नारियल का एक जो आधा छिलका टूटा हुआ छिलका है उसको ले लीजिए और इसमें एक बल्ब है, यानी कि जो बल्ब है आप घरों में लगाते हैं उसको इसमें अटैच कीजिए। अगर कि इसको राउंडेड में घुमाइएगा तो सभी दिशाओं में घूम जाएगा, तो वही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारा। इसका भी उदाहरण देंगे अभी और ठीक। उसके बाद आता है यहाँ पे हिंज जॉइंट, जो कि हिंज जॉइंट क्या होता है, एक दिशा में सन मतलब गति करने वाले को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, इसके लिए अगर थोड़ा सा और बताना चाहें तो जो दोस्तों यहाँ पे कंदुक खलिका जॉइंट जो आपको बताएं, यानी कि कंधे और कूल्हा का जो जोड़ होता है इसको यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो बोल रहे हैं हम कि चारों दिशाओं में घूम जाएगा, तो वो अगर के आप वो देखिएगा दोस्तों कि कंधा और जो कूल्हा है इसका जो जोड़ पाया जाता है, इसमें यही जोड़ पाया जाता है। तो आप लोग ये चीज़ें याद रखिएगा। और हड्डी के बारे में अगर बताना चाहें, हड्डी जो होता है दोस्तों बहुत ही कठोर चीज़ होता है। तो एक और चीज़ होता है हड्डियों में, उसको उपास्थि बोलते हैं। जो क्या होता है वो हड्डी इतना कम मतलब वो स्ट्रांग नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, उससे कम मतलब मजबूत होता है तथा वो टर्न भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं उपास्थि। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए हैं। जैसे कि कान की हड्डियाँ, कान में भी हड्डी पाई जाती है लेकिन वो हड्डी जो क्या होती है फ्लेक्सिबल होती है, तो उसको हड्डी नहीं बोल के हम लोग उपास्थि बोलते हैं। ठीक, आशा करता है समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो पेशियों के बारे में यहाँ बताना है। संकुचन की अवस्था में पेशी पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचता है। अगला है कि पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने तथा फैलने से अस्थियां गति करती हैं। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, केवल और केवल आपका कथन एक सही है, तभी जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि केचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना है केंचुआ का जो शरीर का रचना है उसके रूप में हमको बताना है क्या सही है क्या गलत है। स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। केंचुए का मेरुदंड लंबा एवं शरीर में पेशीय क्षीण एवं असंख्य होती है। पहली बात तो केंचुआ में मेरुदंड पाया ही नहीं जाता है, तो अब जो बोल रहे हैं कि मेरुदंड लंबा है, जो नहीं बताना है, तो मेरा ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं क्या कुछ है। केंचुए की गति शरीर के पेशियों के बारी बारी से विस्तारण और संकुचन के द्वारा होता है। यानी कि जब केंचुआ देखिएगा तो वो कैसे रेंगता है, ऐसे चलेगा, फिर अपने शरीर को कुछ पीछे खींचेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। इस टाइप से केंचुआ दोस्तों रेंगता है, तो उसी को बोल रहा है विस्तारण और संकुचन की तरफ रेंगता है। तो बिल्कुल ये राइट स्टेटमेंट दिया गया है। शरीर के अधः सतह का शुक बाल जैसी आकृति वाली को मतलब शुक बोलते हैं। केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक करती है। बिल्कुल ये सही है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट गलत आपका ऑप्शन नंबर 1 था। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको केचुआ के संबंध में मतलब सांस लेने के लिए बताना है। केचुए नासिका ग्रंथिका के द्वारा श्वसन करते हैं, केचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। तो बिल्कुल ये सही है। केचुआ का जो श्वसन होता है उसके शरीर के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में आपको विचार करना है। तो पहले देख ले क्या पूछ रहा है, सही नहीं है सही पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है सही है। ठीक, अब पढ़ते हैं। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है कि घोंघे के पेशीय पाद, पाद मतलब यहाँ पे पैर होता है, चलने में उसकी सहायता करते हैं। बिल्कुल सही चीज है ये। एक कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है। इसमें
भी उसे चलने में सहायता मिलती है। तो बिल्कुल ये गलत चीज़ दिया गया है, जबकि ये जो दोनों चीज़ों यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। जो कवच होता है दोस्तों, वो घोंघे को चलने में सहायता नहीं करता है या घोंघे के साथ बल्कि खींचता है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है आपका। आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। यहाँ पे मिलान करना है कि एक तरफ दिया गया है कुछ जंतु का नाम और उसके बाद उसका यहाँ पे कुछ विशेषता दिए गए होंगे। तिलचट्टा है, तो तिलचट्टा में क्या होगा, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ऊपर में देखिएगा तिलचट्टा का तो मतलब हार्ड परत होता है जितना उसका जो अंदर का शरीर होता है। तो यहाँ पे आपका पहला का तीसरा होगा। जो पक्षी है दोस्तों, तो पक्षी में क्या होता है, इसके अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। जो मछली होते हैं, मछली क्या होता है, मछली का शरीर जो होता है वो धारा रेखीय होता है। उसके बाद सर्प जो होते हैं, सर्प इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। जैसा भी सर्प देखे होंगे, जब वो चलता है तो मतलब किसी भी तरह में डायरेक्शन में वो मुड़ जाता है, यानी कि वलय के रूप में भी वो मुड़ सकता है। तो जब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं, यहाँ पे हमारा आपका चैप्टर नंबर 8 फिनिश होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9 आपका। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 का नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो यहाँ पे कुछ लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है बच्चों को, उसके बारे में देखते हैं क्या कुछ आपका सवाल बन पाता है। यहाँ पे सवाल है कि पौधे और जीवों में अनुकूलन, एडाप्टेशन जिसको बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या ऑप्शन है कि पूछ रहा है यहाँ पे कथन कौन सा सही है। पहला है कि पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण स्वभाव जो उन्हें एक आवास रहने में अनुकूलन बनाते हैं उसको अनुकूलन बोलते हैं। तो ये तो बात सही है, उसको अनुकूलन बोलते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि मैदानी क्षेत्रों के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। अनुकूलन का सटीक उदाहरण नहीं, ये अनुकूलन का सही सटीक उदाहरण नहीं है। ये जो उदाहरण है दोस्तों, इसको प्रायानुकूलन बोलते हैं। यानी कि जो भी चीज़ अल्प समय के लिए होता है, यानी कि तुरंत उसके अनुसार ढल जाना, उसको हम बोलते हैं प्रायानुकूलन, न कि अनुकूलन बोलते हैं। जैसे क्या होता है ना, जब ऊपर आप जाइएगा पहाड़ी वाले क्षेत्रों पर तो वहाँ पे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वहाँ पे आप 2-3 दिन रह जाते हैं तो वहाँ के माहौल में आप ढल जाते हैं। तो ये जो चेंजिंग आपका हुआ वो आपका 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर में ही चेंजिंग होगा, यानी कि बहुत कम समय में वो चेंजिंग हुआ, तो उसको अनुकूलन नहीं हुआ, हम प्रायानुकूलन बोलते हैं दोस्तों। अगर के अंग्रेजी में जानते हैं तो उसको एक्लाइमेटाइजेशन बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है, ये मेरा राइट आंसर होगा। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। ठीक, आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आवास यानी कि जीनोम जो बोलते हैं उसके बारे में यहाँ बताना है कि क्या कुछ दिया गया है। ठीक, क्या ऑप्शन है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं उसके जैव घटक हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अजैव घटक है। उसके बाद सूर्य तथा प्रकाश ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो भी सम्मिलित है। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आपका 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर ये पूछता कि सम्मिलित है तो ये भी सही हो जाता, लेकिन नहीं दिया गया है इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, जैव अजैव मतलब इतना समझ लीजिएगा, जो लिविंग थिंग्स है वो जैव थिंग्स में आ जाएगा, जो नॉन लिविंग थिंग्स है दोस्तों वो अजैव थिंग्स में आ जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ पे सवाल देखते हैं क्या सवाल है कि ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर होता है। बात ये भी सही है कि जैसे कि ऊँट देखे होंगे उनका पैर बहुत बड़ा-बड़ा होता है, तो उससे एक ये भी फ़ायदा होता है कि जो मतलब यहाँ से रेत से गर्मी बाहर निकलती है वो उनको शरीर को नहीं छू पाती है उतने। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि वो पानी ही बहुत कम पीते हैं। उसको पसीना नहीं आता है, जब पानी ही नहीं पिएंगे तो पसीना कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आपका यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट आपका यहाँ पे दोस्तों सही है। 1 और 2 आपका 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस, इनमें से कौन सा धारा रेखीय नहीं है। यहाँ पे
बताना है। तो जब ये धारा रेखीय के बारे में बात करने के आ जाता है दोस्तों, तो इसमें जो आपका धारा रेखीय नहीं है, वो स्क्विड है और ऑक्टोपस है, ये धारा रेखीय नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 होगा। धारा रेखीय जो मछली का शरीर बनाया जा गया है दोस्तों, वो धारा रेखीय होता है। एक्चुअल में देखिएगा तो स्क्विड और ऑक्टोपस जो पानी में जब जाते हैं, तो वहाँ पर ये धारा रेखीय के रूप में काम करते हैं, लेकिन जो इनका शरीर का बनावट होता है, वो धारा रेखीय नहीं होता है। आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ों में अंतर आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, डॉल्फिन और व्हेल यहाँ पे दिया गया है कि उपर्युक्त में से किस में श्वसन के लिए गिल्स क्लोम नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो गिल्स होते हैं उसमें मछलियों में होते हैं। आपको सबको पता होगा कि मछलियां जो सांस ही लेती हैं, वो किसके लेती हैं, वो गिल्स से लेती हैं, जिसको गलफड़ा भी बोलते हैं। तो पूछ रहा है किस में नहीं पाया जाता है, तो ये आपका व्हेल और डॉल्फिन में दोस्तों आपका यहाँ पे गिल्स नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या है कि जो ऑक्टोपस के शरीर में दोस्तों गिल्स होता है, जबकि जबकि दोस्तों ये स्क्विड है, ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो व्हेल है और डॉल्फिन है, ये अपने मतलब जो इनके शरीर पे ऊपर एक छिद्र बने होते हैं, उनसे ये सांस लेते हैं। इसीलिए देखिएगा कि जो व्हेल और डॉल्फिन मछलियाँ होती हैं, समुद्र के सतह पे आती हैं, और जो समुद्र के सतह पे आती है ना, तो उनके जो वहाँ पे जो छिद्र होते हैं, उसमें पानी भर जाता है, उसको वो बाहर वहाँ से फेंकती है। कभी ध्यान से देखे होंगे मूवी वगैरह में तो पता होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आपका निकल कर आता है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, कहीं भी पूछ सकता है आपका। जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी चीज़ों का मतलब पौधे होते हैं, उसका जो मैक्सिमम जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उनके पत्तियों के द्वारा होता है, यानी कि जो उनमें पत्ती पाया जाता है, उसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन जो नागफनी पौधा है दोस्तों, यह एक मरुस्थलीय पौधा है, उसमें पत्ती से न होकर प्रकाश संश्लेषण उसके तने से होता है। तो आप लोग ये दोनों चीज़ों याद रखिएगा, क्योंकि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उसमें पत्ती या तो बहुत छोटी होती हैं या तो होते ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, वो तना होती है। इसीलिए जो नागफनी के मतलब मरुस्थलीय पौधे होते हैं, वो कंटीले पौधे होते हैं। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं कि 7 क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु के अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। पहले यानी कि मतलब बोल रहा है कि जब वायु को अंदर लेती हैं, तो श्वसन की क्रिया में आप लोग याद रखिएगा, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में दोनों अंतर है। तो श्वसन में क्रिया में क्या होता है दोस्तों कि वो ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और ऑक्सीजन को निष्कासित करती है। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी कि जब होता है, सुबह में के तौर पे ये चीज़ होता है। और जो ये यहाँ पे श्वसन की क्रिया होता है, उसमें ऑक्सीजन को उपयोग करती है, जो कि रात के टाइम में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ये चीज़ों को याद रखिएगा। जो श्वसन की प्रक्रिया है दोस्तों, वो 24 घंटा चलते रहता है, और जबकि ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया, वो केवल और केवल दिन में होता है। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। पौधे में, जीव में, बीज में। तो ये जो तीनों चीज है दोस्तों, इसमें सब में श्वसन प्रक्रिया होती है। अब आप लोग बोलिएगा तो बीज में कहाँ से होता है। बीज में भी श्वसन प्रक्रिया होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बीज में जो होता है दोस्तों, उस समय भी यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है, जब मतलब किसी और रूप में इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा होता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है। यानी कि जंतु में भी और यहाँ पे पौधों में भी। कौन सा है उसमें? उत्सर्जन भी है, उद्दीपन भी है और प्रजनन भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आता है आपका चैप्टर नंबर 10, गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ पे आपका होता है मीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। वैसे तो जो लंबाई माप सकते हैं, फुट में भी माप सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमको यहाँ पे एसआई मात्रक बताना है, इसीलिए आपका एसआई मात्रक यहाँ पे मीटर होगा। ठीक, अगला सवाल है कि
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन, पंखा, झूला और यहाँ पे कुछ गति का मतलब टाइप दिया गया है। तो जो वाहन है दोस्तों वो सरल रेखीय गति में बिल्कुल चलता है। जो पंखा है ये आवर्त गति में नहीं चलता, ये सर्कुलर मोशन में चलता है, तो ये यहाँ पे आपका गलत होगा। झूला जो है यानी कि ये सर्कुलर मोशन में ये भी नहीं चलता है, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए केवल आपका ये एक सही होता है। वर्तुल गति और सर्कुलर गति में जो पंखा यानी कि चारों तरफ गोल-गोल जो घूमता है उसको सर्कुलर गति बोलते हैं। और पीरियोडिक गति उसको बोलते हैं जो कि एक समय बाद वो सेम डायरेक्शन अपना दोहराती है। जैसे झूला गति हो गया, जो घड़ी में पेंडुलम रहता है उसका गति हो गया, ये इसमें उदाहरण आपका हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 ईस्वी में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है वो सही चीज़ बताया गया जा रहा है कि 1790 में मीट्रिक पद्धति का खोज हुआ था। 1 मीटर को 100 बराबर भागों विभाजित किया जाता है, उसको सेंटीमीटर बोलते हैं। हम लोग जानते भी हैं 1 मीटर में दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे चीज़ सही दिया गया है। अगला है कि 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं, जबकि 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर नहीं 10 मिलीमीटर होता है, यानी कि 10 mm होता है। तो यानी कि ये हमारा गलत हो जाता है और 1 और 2 यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट होता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा लंबी हो सकता है क्लास हो गया हो, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 तक हमारा कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट आपका पार्ट आ जाएगा, आपका वो पार्ट में हम लोग 11 से लेकर 15 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग देखते देखते यहाँ तक आ गए होंगे तो जरूर से जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, आगे इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।